हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लॉन्च करा था एक नया सीरीज, जहां पे हम लोगों ने क्या कर रहा था, हम लोग कर रहे थे वहां पे एमसीक्यूज। किस चीज का एमसीक्यूज कर रहे थे? तो सर हम लोग जो भी अभी एग्जामिनेशन आने वाला है उससे रिलेटेड सारे जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें जो जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के इस लेक्चर का शुरुआत। चलिए अगर एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई NWB में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगी कि जो भी नोटिफिकेशन होगी, नई कुछ अपडेशन होगी, वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कॉमर्स वाला भैया भाई NWB करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर ले। उससे क्या होगा कि जो भी आज पढ़ाई हो रही है उसकी आपको जो PDF है वो आपको अगले दिन वहां पे मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग करते हैं क्लास की शुरुआत, जहां पे हम लोग देखेंगे क्या। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का जो मॉडल टेस्ट पेपर है जो कि जैक के द्वारा रिलीज की गई है, हम लोग आज उसके एमसीक्यूज को करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके करते चलते हैं और समझते चलते हैं कि ये आंसर्स क्यों होगा। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना समय नहीं है आपके पास भी और ना हमारे पास। ठीक है, हम लोग तो चाहे तो कोर्स तो हम लोग इकोनॉमिक्स का करा ही रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, बट अभी तो पॉसिबल है नहीं कि कोर्स को कंप्लीट किया जा सके। और आई होप कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एमसीक्यू करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज द मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स बाई यूजिंग ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब रिसोर्सेस का यूज करके, जब मतलब रिसोर्सेस का पूर्ण इस्तेमाल करके अधिकतम, अरे बड़ा हो गया, एक सेकंड, चलिए यहां क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वक्र संसाधन के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जाता है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका पीपीसी। ठीक है, पीपीसी कर्व में चेंज ऑफ एक्स बाई चेंज ऑफ वाई या फिर चेंज ऑफ वाई बाई चेंज ऑफ एक्स, मतलब कि एक गुड्स को यूज करने के लिए दूसरे गुड्स का हम लोग कितना छोड़ते हैं, ये सब चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं। और जहां पे दो गुड्स में ही डील किया जाता था, ओनली टू गुड्स कमोडिटी, वो हम लोग बोलते हैं किसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता, कुछ इस तरीके से ग्राफ था, अगर आपको याद होगा कि दो गुड्स था, एक था इधर मान के चलो क्लोथ, ठीक है, और इधर मान के चलो आपका है वीट। तो अगर क्लोथ्स का आप इतना यूज करो तो वीट का इतना यूज करोगे, वही अगर क्लोथ्स का कम करोगे तो वीट का बढ़ाओगे। तो यहाँ पे देखो दो गुड्स का संभावना दिख रहा है कि नहीं, एक क्लोथ भी है और एक वीट भी है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो वही रिसोर्सेस का पूर्ण इस्तेमाल करके, मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके, हम लोग जब किसी भी चीज का पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन दो गुड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वहां पे आपका क्या लग जाएगा सर, वहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लग जाता है। ठीक है, चलिए अब ये चीज ध्यान देंगे, किसी किसी बुक में चेंज वाई बाई चेंज एक्स रहता है, तो वो हम लोग किस चीज को कैसे माने हैं उस पर डिपेंड करता है, कितना छोड़े हैं और कितना किसी चीज को उसके बदले में हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज और आर रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग कोड। पहले थोड़ा सा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बता दूं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट होता है जहां पे मेरे बच्चे हम लोग किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एन इंडिविजुअल, विथ एन इंडिविजुअल फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान सकते हैं। एक बात बताओ, तो यहां पे अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो क्या हाउ इज द प्राइस ऑफ गुड डिटरमाइंड इन अ मार्केट, एक मार्केट में कैसे गुड्स के प्राइस को डिटरमाइन किया गया है, ये हो सकता है क्या? क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है? हाउ शुड रिसोर्सेज बी एलोकेटेड इन अ कंट्री, कैसे एक कंट्री में रिसोर्सेज को एलोकेट किया जा रहा है, वो होगा। या फिर थर्ड पॉइंट में देखिए यहाँ पे दिया है व्हाट इज द टोटल आउटपुट लेवल ऑफ ए फर्म, फर्म का टोटल आउटपुट लेवल क्या है। या फिर व्हाई डू प्राइस गुड्स राइज इन अ कंट्री। एक बात ध्यान देंगे, ये इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करता है, पूरे कंट्री के बारे में जो बात करता है वो क्या होता है आपका
मैक्रो। तो यहाँ पे कटिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जहां से एलिमिनेशन करेंगे कौन सा पॉइंट नहीं हो सकता है। तो सर यहाँ पे पूरे कंट्री के बारे में बात किया तो ये पॉइंट तो नहीं होगा, ठीक। सर यहाँ पे भी पूरे कंट्री के बारे में बात किया है, ये भी पॉइंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक मार्केट के बारे में बात किया है, पूरा इकोनॉमी के बारे में नहीं बात किया, एक मार्केट के बारे में बात किया, और यहाँ पे एक फर्म के बारे में बात किया है। तो आपके 1 और 3 जो ऑप्शन होंगे वो करेक्ट होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे है, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग रिवीजन नहीं कर पा रहे अच्छे से, वो अच्छे से रिवीजन करे और एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर पे क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। सबसे पहले बच्चे मैं यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। द वांट satisfying capacity of a commodity is known as utility, ठीक है। एक बात मेरे को समझाना ध्यान से, यूटिलिटी मतलब किसी भी चीज को सेटिस्फाई करने का कितना क्षमता है। मेरे को एक बात बताना कि यहाँ पे किलोमीटर से किसी चीज का यूटिलिटी निकाल सकते हैं? नहीं सर। लीटर से निकाल सकते हैं? नहीं सर। ग्राम से निकाल सकते हैं? नहीं सर। लेकिन क्या रुपीज हमें किसी चीज से सेटिस्फाई कर सकती है? हाँ सर। वही तो हमें सब चीजों से सेटिस्फाई कर सकती है। खाना है, पैसा चाहिए, घूमने जाना है, पैसा चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, ठीक है। यूटिलिटी मतलब हो जाएगा। यूटिलिटी को हम लोग रुपीज के टर्म्स में मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की मांग कीमत लोच का मान है, तो उस वस्तु की मांग होगी, ध्यान से समझना। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड ऑफ ए गुड इज 2, देन द डिमांड ऑफ द गुड विल बी। देखो एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, स्पेस है क्या? आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, जब इन्फिनिटी था तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आपका मोर देन 1 होता है तो इसको बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है तो उसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। आपने पढ़ा होगा इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब लेस देन 1 होता है तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होता है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ध्यान से समझेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा क्या है सर? यहां पे पूछा है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स ऑफ ए गुड्स कितना है? 2 है। 2 है मतलब क्या है? कौन से कंडीशन में आ रहा है सर? यहाँ पे 2 का तो कहीं कुछ बोला नहीं है, लेकिन 1 से ज्यादा तो बोला है मेरे बच्चे। तो जब भी 1 से ज्यादा बोला हुआ रहेगा तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं। कहीं पे ढूंढिए, क्या यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक है क्या सर? 0 इलास्टिक है क्या? कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा। इलास्टिक का मतलब ध्यान से समझो, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि स्कूल में जनरली बता दिया जाता है कि हम लोग जो बैंड पहनती हैं लड़कियां, लड़के जो पैंट पहनते हैं वो इलास्टिक जितना खींचो खींचने। अरे भाई वो नहीं है, वो गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। चीजों को समझो, रबर को ऐसे खींचो फिर वहीं छोड़ दोगे वहीं, नहीं भाई, ये फालतू एग्जाम्पल्स है। समझो बातों को कि इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि एक के चेंज होने से इन रेस्पॉन्सिवनेस दूसरे में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर प्राइस में, जैसे मान के चलो गोल्ड का प्राइस, ध्यान से समझना, गोल्ड का प्राइस, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन गोल्ड का प्राइस अगर मान के चलो 1000 रुपए से कम होता है, लोगों के मन में एक मिथ आ जाता है, अरे पैसा तो बहुत कम हो गया, इसमें अचानक से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां पे ध्यान दो कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, तो ये रिलेटिवली इलास्टिक का केस है। बात समझ में आया? क्योंकि इसमें कौन सा गुड्स आ जाएगा? लग्जरी गुड्स आ जाएंगे। चलिए अब एक चीज बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 से ज्यादा है। तो सर जब 1 से ज्यादा होगा तो रिलेटिवली इलास्टिक होगा, तो 2 से ज्यादा है तो भी रिलेटिवली इलास्टिक होगा। लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक का तो यहाँ पे नाम दिया नहीं है, बस इलास्टिक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इलास्टिक में टिक कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
हालांकि यहाँ पॉइंट बहुत अच्छा बनता, क्या, रिलेटिवली इलास्टिक, बट कोई नहीं दिया हुआ है तो पॉइंट के लिए कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन आप बुक्स में देखोगे तो आपको रिलेटिवली इलास्टिक मिलेगा और मेरे अकॉर्डिंग भी यही सही होना चाहिए। नेक्स्ट 5वां नंबर, अगर द प्रीफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर इज द मोनोटोनिक, भाई मोनोटोनिक प्रीफरेंसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बात बताओ, किसी भी चीज के लिए अगर प्रीफरेंस, अगर आपका एक छोटा सा एग्जांपल समझो, ए इज ग्रेटर देन बी, ध्यान समझना, और बी इज ग्रेटर देन सी, ए किससे बड़ा है? बी से, और बी किससे बड़ा है? सी से। तो जब भी तुमको ए और सी में चुनना होगा तो तुम किसको चुनोगे? सर ऑब्वियसली सी को चुनेंगे, ए को चुनेंगे, क्योंकि ए का हमको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। तो हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मतलब जिसमें ज्यादा हम सेटिस्फाई होंगे हम उसको चुनेंगे, ठीक है। तो द प्रेफरेंसेस ऑफ ए कंज्यूमर इज मोनोटोनिक on the basis of assumption of the consumer will be indifferent on the which of the following bundles of the two goods, जहां पे गुड्स का बंडल दे रखा है, इन दो बंडल ऑफ गुड्स में से ज्यादा मोनोटोनिक कौन सा में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोटोनिक का मतलब आपको बता दिए, जहां पे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो पहला वाले में देखो 3/4 और फिर है 6 7 1 2 5 2। अब कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है ए एंड बी, दूसरा दिया हुआ है ए एंड सी, तीसरा दिया हुआ है ए एंड डी, और चौथा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी एंड डी। तो एक चीज देखो कि यहाँ जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन रहा है? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ जो दो गुड्स का बनेगा वो बेस्ट बनेगा आपका ए और डी के केस में, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर, सॉरी हाँ ठीक है ए और डी का यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनेगा। थोड़ा सा मोनोटोनिक का बारे में एक बार आप पढ़ लेंगे कि ये होता क्या है बुक से, क्योंकि यहाँ उतना डीप में भी नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? वैसे गुड्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हालांकि रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों ही आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे एक चीज के बिना दूसरा अधूरा, ठीक है। जैसे कि एक चीज समझो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बेस्ट एग्जांपल, कार का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका इफेक्ट कहां देखने को मिलता है? पेट्रोल में। क्यों सर? क्योंकि कार हम लोग खरीदना कम करेंगे या कार खरीदना कम करेंगे तो अल्टीमेटली पेट्रोल का, हम लोग कार ही नहीं खरीदे तो पेट्रोल का यूजेस में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो सर बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो जाएगा? जो वहां पे जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है टी और कॉफी, तो भाई चाय के जगह पे कॉफी, तो ये तो सब्स्टिट्यूट का बात कर रहा है कि चाय का प्राइस बढ़ा तो आप कॉफी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या बोला है? पेन और इंक, अगर इंक का प्राइस बढ़ेगा तो पेन का भी प्राइस बढ़ेगा। तो यहां पे एक चीज समझो कि डायरेक्टली रिलेटेड है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलम और स्याही। जहां पे डायरेक्टली रिलेटेड होगा वहां पे पेन और इंक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट, जनरली द शेप ऑफ एपीसी एवरेज, एक मिनट रुकेंगे, सॉरी एक इंपॉर्टेंट कॉल था, ठीक है। हाँ चलिए 7 नंबर, ठीक है। देखिए बोला है कि जनरली द शेप ऑफ एपीसी एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो होता है, यहाँ पे एबीसी या एसी नहीं बोला है, ध्यान देंगे। तो एपीसी का कैसा होता है? ये होता है इन्वर्टेड यू, उल्टा यू के जैसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड यू। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है बोला? इन द प्रोडक्शन फंक्शन शोइंग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दिख रहा है, मतलब कि इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। तो इफ द फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड ट्वाइस, तो अगर कोई चीज अगर बराबर 1 दिख रहा है, मान के चलो अल्फा प्लस बीटा कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये 1 दिख रहा है, अब इसको हम क्या करेंगे? 2 गुना से बढ़ाएंगे, ट्वाइस से बढ़ाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। 2 गुना से ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना, ठीक। नेक्स्ट 9 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका? 9 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान देंगे, बोला है कि व्हाट डज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ओ ए बी सी शो इन द फॉलोइंग पिक्चर। तो ओ ए बी सी कहां पे है? देखेंगे ध्यान से, ओ ए बी सी, ठीक है।
ओ ए बी सी, ये वाला पार्ट को बोल रहा है, ठीक है, ये वाले पार्ट को बोल रहा है। तो ये आपका क्या दिखा रहा है, टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल औसत लागत नहीं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सर ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है आपका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। नेक्स्ट 10 नंबर, द नंबर ऑफ द फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो सर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं। जैसे यहां पे बोला जाता है ना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, फर्म बहुत सारे होते हैं इसमें। नेक्स्ट 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि क्या बोला है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो क्या बोला है कि जहां पे एमआर इज इक्वल टू एमसी होता है और एमसी जो होता है वो नीचे से काटता है, ठीक है, एमआर इज इक्वल टू एमसी और एमसी नीचे की ओर से ऐसे काटते हुए जाता है, एमआर कर्व कट्स बिलो, ठीक है, ये एमसी हो गया और ये एमआर हो गया और ये नीचे से एमआर काटते हुए जाता है। तो ये हो जाएगा एमआर इज इक्वल टू एमसी, ये पॉइंट, और एमसी कर्व कट एमआर बिलो द, नीचे से काटता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हो गया 12 नंबर, क्या बोला है, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज बाई 15%, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई कितना से बढ़ गया है, 15% से, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन प्राइस 10%। देखो ध्यान से, प्राइस के बढ़ने से, प्राइस 10% से बढ़ा है लेकिन सप्लाई कितना से बढ़ गया है, 15% से। एक चीज बताओ कि जितना से प्राइस बढ़ा है उससे ज्यादा से सप्लाई बढ़ा है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा सिचुएशन को दर्शा रहा है, तो सर यहां पे जो दिखा रहा है ये फिर से वही वाला केस है जो ऊपर में वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो पूछा था, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पूछ रहा है। ये भी रिलेटिवली इलास्टिक का ही बात कर रहा है कि प्राइस में 10% चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में, मतलब सप्लाई में उससे ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर, 13 नंबर में क्या दिया हुआ है देखेंगे। बोला है कि देखो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत गलती होता है इसलिए ध्यान से देखेंगे। द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू इम्पोजिशन यूनिट ऑफ टैक्स ऑन अ गुड्स। क्या ऐसा होता है, क्या सप्लाई कर्व जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है किधर, लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि टैक्स लग जाता है उस पर, ठीक है, बिकॉज ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए फर्म इंक्रीजेस ड्यू टू यूनिट ऑफ टैक्स। तो किसी भी चीज का मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा नहीं क्योंकि उसमें टैक्स का भी अमाउंट तो ऐड हो जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब भी आप इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट में आएंगे तो यहाँ पे बिकॉज लगा करके देखेंगे कि क्या ये रिलेट कर रहा है, तो रिलेट कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है सर। तो यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर, वहां पे क्या बोला है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड्स ऑन अ इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, अगर डिमांड में चेंजेस होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या मतलब इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगा, हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे तो इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है डिमांड में, तो प्राइस में भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या होगा आपका आगे की ओर शिफ्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, व्हेन विल द सिचुएशन ऑफ एक्सीड डिमांड राइज, एक्सेस डिमांड राइज, कब ऐसा होगा कि जो एक्सेस डिमांड राइज होगा। तो सर जब डिमांड जो होता है वो ज्यादा हो जाता है सप्लाई से, तो वहां पे डिमांड का सिचुएशन क्या हो जाता है आपका, एक्सेस हो जाता है। तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगा, वहां पे आपका एक्सेस डिमांड का सिचुएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ट्रू। देखो अभी इसके बारे में मैंने क्लास लिया हुआ, अभी 2-3 दिन पहले मैंने क्लास ले रखा है, इसको ध्यान से एक बार देख लेना। तो सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, प्राइवेट ओनरशिप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या प्राइवेट ओनरशिप होता है या फिर ऑब्जेक्टिव ह्यूमन वेलफेयर। सर ये तो आपका प्लान्ड इकोनॉमी में होता है, प्लान्ड मतलब सोशलिस्ट में होता है, और टोटल इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ये भी आपका प्लान्ड का है, मतलब सोशलिस्ट का है, ठीक है, दोनों एक ही चीज को बोलते हैं। देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड ऑफ सर्विसेज ऑफ लेबर, ये भी नहीं है, ये प्राइवेट में, प्राइवेट के हाथों में सौंप दिया जाता है या फिर उनके फेवर में ज्यादा डिसीजन लिया जाता है, वो होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट 17 नंबर, कि लेट अस एज्यूम द कंट्री, इन अ कंट्री देयर आर 2 लाख पीपल, कितने लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, ठीक है, ध्यान देंगे कितने लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, आर एम्प्लॉयड एंड 10,000 पीपल्स आर willing to work but they do not get the job, तो there will be the unemployment rate in the economy, तो वहां पे unemployment rate होगा, लेकिन किससे होगा,
तो भाई देखो 10 लाख लोगों का संख्या था, ठीक है, जिसमें से 2 लाख लोगों का काम लगा हुआ है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट द कंट्री हैज देयर इज अ 2 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड, 2 लाखों का काम लगा हुआ है और 10 लाख पीपल आर विलिंग टू वर्क बट दे डोंट गेट, लेकिन 10 लाख ऐसे हैं जिनको जॉब लगना चाहिए लेकिन जॉब नहीं लगा है। तो कितने परसेंट ऐसे लोग हो जाएंगे जिनको जॉब नहीं लगा? तो यहाँ पे काट दो 5, तो ये 5% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया? 5%, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर देखो, 18 नंबर में क्या दिया हुआ है? व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ लैंड, या फिर स्पेंडिंग द मनी इन इंश्योरेंस प्लान, या एन इंक्रीमेंट इन ए स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। तो सर एन इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, किसमें बढ़ती देखने को मिलेगा? वृद्धि। तो सर कैपिटल गुड्स में वृद्धि देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर, in which direction the flow of factor services takes place in two sector model of a circular flow of income। टू सेक्टर फ्लो का बात कर रहा है, ठीक है। इसका भी आई थिंक हमने क्लास ले रखा है, नहीं इसका क्लास आपका नहीं हुआ, ऑफलाइन में पढ़ाया, सॉरी। तो जब भी हाउस होल्ड से फॉर्म की ओर जाते हैं तो यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल होता है। तो देखिए हाउस होल्ड से फॉर्म कहाँ पे है? तो सर हाउस होल्ड से फॉर्म यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 सेक्टर को दिखाया जा रहा है। 2 सेक्टर भी होता है, 3 सेक्टर भी होगा, तो पढ़ लेंगे एक बार। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। और वो हायरार्की टाइप से बना हुआ होगा पिक्चर बना करके, तो उसको आप जरूर से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट 20 नंबर, द ओल्ड एज पेंशन पेड बाय द गवर्नमेंट इन द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट, किसमें पे किया जाता है? तो ओल्ड एज मतलब बूढ़े लोगों को जो दिया जाता है वो किस में आता है? तो ये जीडीपी में आएगा? नहीं। जीएन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगा? नहीं। नेशनल इनकम में आएगा? नहीं। ये आ जाएगा आपका कहां पे? व्यक्तिगत आय या फिर पर्सनल इनकम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहां पे मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो क्या है? आपका मनी है, मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर में, ब्याज दर की वृद्धि का मुद्रा की नगदी मांग में क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैश डिमांड फॉर मनी। तब क्या होता है? तो सर यहां पे उल्टा रिलेशन देखने को मिलता है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैश डिमांड ऑफ मनी अगर बढ़ेगा तो कैश डिमांड ऑफ मनी जो होगा घटेगा, ठीक है। यहां पे पॉइंट नंबर ये होगा, मुद्रा की नकदी मांग में कमी होगा। जब इंक्रीमेंट होगा रेट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी होगा, तो जो कैश ऑफ डिमांड ऑफ मनी होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो लोग यूज करना कम करेंगे, थोड़ा सा मतलब ये लेना, लोन वो लेना कम करेंगे। 23 नंबर, 23 में क्या बोला है? बोला है क्या? हाँ देखो, बोला है फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ एडॉप्टेड सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। जब सेंट्रल बैंक चाहेगा कि हमको एक इकोनॉमी में पैसा डालना है, ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे आप क्या देखे कि कोविड के ठीक बाद लोगों का पैसा खत्म हो गया था, लोग डर रहे थे पैसा खर्च करने से पहले कि फिर से कहीं वो बीमारी ना आ जाए। तो गवर्नमेंट क्या की? गवर्नमेंट बोली कि बैंक्स को निर्देश दी कि आप अपना इंटरेस्ट रेट कम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन कम इंटरेस्ट रेट में बांटे। तो मतलब बैंक में इंटरेस्ट रेट का कम किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है सर। सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, क्या बात कर रहे हो? जब सिक्योरिटी को अगर बेचेगा मार्केट में तो फिर तो मार्केट का पैसा हम कैप्चर कर लेंगे, तो मार्केट में पैसा रहेगा नहीं तो फिर खर्चा कहां से करेगा? तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। डिक्रीज इन द रिजर्व रेशियो, हाँ बैंकों में जो रिजर्व होता है जैसे एसएलआर, सीआरआर, ये सबको कम करने के लिए बोलेगा। तो ए और सी दोनों पॉइंट आपका क्या है? सही है, तो इसके अकॉर्डिंग सी पॉइंट आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेपर टैक्स। पेपर टैक्स इसमें से किसको कहा जाता है? तो पेपर टैक्स आपका जो होता है वो जो संपत्ति का जो टैक्स होता है, मतलब जो वेल्थ टैक्स होता है, उसको क्या कहा जाता है? आपका पेपर टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स एक ही है इस दुनिया में, बोलो कौन सा? तो सर डायरेक्ट टैक्स एक ही है हमारा इस दुनिया में, जो कि होता है इनकम टैक्स, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, ठीक। नेक्स्ट 26 नंबर, इफ द कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर कंजम्पशन है एक्सपेंडिचर में बढ़ रहा है, कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, सॉरी नहीं चेंज नहीं हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने के बावजूद भी उसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो यहां पे एमपीसी क्या देखने को मिलेगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या देखने को मिलेगा? तो सर जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे लेस देन वाला भी आता है और मोर देन वाला भी आता है, वो एक बार पढ़ेंगे जरूर आप। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो नहीं है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ये तो है, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी इसका आंसर है, ये भी नहीं होगा। मतलब एग्रीगेट डिमांड ये है, उल्टा है क्वेश्चन। नेट एक्सपोर्ट ये भी है, मतलब कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट ये इसका पार्ट नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन उल्टा है। ये नॉट वर्ड जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक वर्ड होता है, ध्यान देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मतलब फ्री फ्लो इन्वेस्टमेंट, एंड चेंज इन टोटल आउटपुट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? तो ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में गुणक भी बोलते हैं। के इज इक्वल टू 1 समथिंग, ऐसा ही फॉर्मूला था, मनी मल्टीप्लायर था, ठीक है, वो आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 29 में क्या बोला है कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ ए गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड, प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तु की कीमत, वस्तु में कीमत, या वस्तु की मुद्रा में कीमत, या फिर मुद्रा की वस्तु में कीमत, या फिर देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। तो सर ये होता है कि प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब कि हमारे कंट्री का करेंसी दूसरे कंट्री के करेंसी से, जैसे कि आप मिलाते हो ना कि $1 बराबर 80 रुपया होता है, तो ये क्या हम लोग करते हैं? ये हम लोग करते हैं, एक एक्सचेंज रेट तय है जिसके तहत हम लोग इसको मान के चलते हैं। अब आगे आपका लास्ट एमसीक्यू, जो कि है आपका व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, जहां पे बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपने बीओपी वगैरह पढ़ रखा होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ रखा है, तो उसमें गुड्स और सर्विसेज, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर्विसेज नहीं आता और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपका सर्विसेज आ जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बहुत सारे बच्चे पिछले बार के एग्जाम में क्या करके आए थे? बैलेंस ऑफ पेमेंट करके आए थे, ऐसा क्वेश्चन आया है पहले, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता है। तो लो जी, ये आपका हो गया 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। बाकी जो है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स को आप खुद से एक बार करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर सब कुछ अगर आपको परोस के खाने के लिए दे दिया जाए तो फिर वो यूजफुल नहीं है मेरे बच्चे, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग सभा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तड़कते भड़कते चीजों के साथ। तब तक के लिए जोहार, प्रणाम, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।